मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज निर्वाचन पर चर्चा करें। भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में, विशेषकर प्रतिनिधि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में, जिसे हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी कहते हैं, समय समय पर समयबद्ध रूप से चुनाव होते हैं। चुनाव का होना बहुत ही अधिक आवश्यक है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रजातांत्रिक देशों में समय समय पर अवश्य ही चुनाव होते हैं। यह संभव है कि कहीं पर चुनाव हर 4 साल में हो, कहीं पर 5 साल में हो, कहीं पर 6 या 7 वर्ष में हो। अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव कराने का प्रावधान संविधान करता है। और मतलब कि जब एक बार चुनाव हो जाता है तो चुने हुए प्रतिनिधि 5 वर्ष तक अपने कार्यों का संपादन करते हैं, जिम्मेदारियों का वहन करते हैं। लेकिन भारत में रीकाल की व्यवस्था नहीं है। प्रत्यावर्तन, रीकाल क्या है? जब प्रजातांत्रिक देशों में चुनाव होते हैं तो ये प्रतिनिधि एक निश्चित समय के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, एक निश्चित समय के लिए। जैसे भारत में 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष का समय पूरा हो जाने के बाद उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति का निर्वाचन होता है, या जो प्रतिनिधि पहले निर्वाचित हुआ था उसका पुनर्निर्वाचन हो जाता है और वो फिर से अपने कार्यों का निर्वहन शुरू कर देते हैं। मतलब भारत में 5 वर्ष के लिए हम अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। इन 5 वर्षों की अवधि में यदि हमारा प्रतिनिधि अपने निश्चित दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, वह मान लीजिए किसी अन्य प्रकार से लापरवाही कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, या जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो आम जनता के पास क्या उपाय है उसको ठीक करने का, या प्रतिनिधि को समझाने का क्या उपाय है? भारत में कोई उपाय नहीं है। लेकिन जहां पर प्रत्यावर्तन का प्रावधान होता है, उन देशों में यह व्यवस्था की जाती है कि यदि निर्वाचन क्षेत्र की जनता, जहां से निर्वाचित हुआ है, उस निर्वाचन क्षेत्र की जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के कार्यों से यदि असंतुष्ट है, तो वह एक निश्चित संख्या में हस्ताक्षर सहित एक आवेदन शासन के पास भेजेगी। उसके बाद उस प्रतिनिधि को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। मतलब वहां पर मतदान होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होता है। यदि निर्वाचन क्षेत्र की बहुसंख्यक मतदाता उसको बुलाने के पक्ष में वोट देते हैं, मतलब कि मतपत्र में 2 कॉलम होते हैं, क्या उसको प्रतिनिधि को वापस बुला लिया जाए, और दूसरा कॉलम होता है न वापस न बुलाया जाए। यदि जनता वापस बुलाने के पक्ष में बहुमत से निर्णय करती है, तो उस निर्वाचित प्रतिनिधि को 5 वर्ष के पहले भी पद से हटाया जा सकता है। इसको प्रत्यावर्तन या रीकाल कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनमें कहीं पर भी प्रत्यावर्तन का प्रावधान नहीं है। वर्तमान समय में दुनिया में स्विट्जरलैंड में प्रत्यावर्तन का प्रावधान है, और भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरपंच और पंचों को प्रत्यावर्तन करने का प्रावधान किया गया है। यद्यपि आज तक प्रत्यावर्तन कम से कम छत्तीसगढ़ में किसी भी सरपंच या पंच के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया गया है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच और पंचों को प्रत्यावर्तित करने का प्रावधान अधिनियम में है। तो प्रत्यावर्तन भारत में नहीं है।
जब 1977 का चुनाव हुआ था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो इस जनता पार्टी के सदस्यों ने, जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि यदि उन्हें सत्ता मिल जाती है तो संविधान में संशोधन करके प्रत्यावर्तन का प्रावधान करेंगे। लेकिन जब ये लोग सत्ता में आए तो प्रत्यावर्तन को पूरी तरह से भुला दिया गया और तब से लेकर के आज तक या इसके पहले भी प्रत्यावर्तन की कोई बात भारत में नहीं चल रही है या नहीं चल रही थी। अभी भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। मतलब एक बार यदि कोई सदस्य चुन लिया गया तो वह 5 साल के लिए अपनी सीट पक्की समझता है और वो जो चाहे वह काम करता है। तो इतने बड़े देश में चुनाव का होना एक तो वह आवश्यक है और चुनाव का निष्पक्ष और स्वस्थ रूप में होना, संपन्न होना यह भी आवश्यक है। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने एक बहुत बढ़िया काम यह किया कि उन्होंने एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की स्थापना की। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अमेरिकन संविधान से भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि आज अमेरिका में 225 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अभी तक संयुक्त राज्य में चुनाव आयोग की स्थापना नहीं की गई है। वहां पर चुनाव कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, कोई चुनाव आयोग नहीं है। इसलिए वहां पर अनेक प्रकार की गलत प्रवृत्तियां चुनाव में समाहित हो गई हैं और जिसको रोकने के लिए कोई भी अग्रसर नहीं है। तो अमेरिका के संविधान में चुनाव आयोग का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन भारत में न केवल चुनाव आयोग है, अपितु दुनिया के कई देशों ने भारतीय चुनाव आयोग की प्रक्रिया, उसकी पद्धति, उसके कार्य करने के ढंग, उसकी क्रिया प्रणाली, इन सभी का अध्ययन किया है और उसे अपने अपने देशों में लागू भी किया है। इतना ही नहीं, भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आजकल ईवीएम के द्वारा जो पुनः चुनाव होते हैं, इस मशीन को भी अनेक देशों ने पसंद किया है और अपने देश में उसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। तो भारत में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था यदि कोई है न्यायालय के बाद तो वह है निर्वाचन आयोग। संविधान कहता है कि पूरे भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी चुनावों में निरीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन करने का अधिकार एक आयोग को होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग का नाम दिया गया है। तो इन सभी निर्वाचनों के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 में की गई है और 324 से लेकर के 329 इन 5 अनुच्छेदों में संविधान की निर्वाचन आयोग की पूरी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन चुनावों का निरीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन एक चुनाव आयोग में निहित किया गया है। इसमें चुनाव आयोग में पहले, निर्वाचन आयोग में पहले एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त तो हुआ करता था, वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाता था और एक ही मुखिया होता था और उसकी सहायता के लिए उप और सहायक निर्वाचन आयुक्त होते थे। लेकिन चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। इसकी नियुक्ति कैसे होगी? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो शुरुआती दौर में यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर देता था। सामान्य रूप में अभी तक का ट्रेंड यह रहा है कि जो IAS अधिकारी होते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, ऐसे अधिकारियों को ही चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता रहा है। इसके लिए अभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह व्यवस्था की गई है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाएगी और उस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये 3
महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठेंगे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद के लिए किसी एक व्यक्ति का चयन करेंगे और वह चयन सूची राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी और राष्ट्रपति उस सूची पर एक व्यक्ति पर हस्ताक्षर कर देंगे। तो वर्तमान समय में अकेले मंत्री परिषद निर्वाचन आयोग का नाम सदस्य नहीं करता, यह 3 व्यक्तियों की समिति ही निर्वाचन आयुक्त का नाम, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम सदस्य करती है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके अलावा पूरे देश में प्रादेशिक आधार पर प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाती है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के माध्यम से प्रादेशिक आयुक्तों को नियुक्त करने का काम करता है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदच्युति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरीके से, उसी प्रक्रिया से पदच्युत किया जा सकता है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। कि मतलब सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। प्रक्रिया वही है कि एक सदन आरोप लगाएगा, प्रस्ताव पारित करेगा, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से एक सदन प्रस्ताव पारित करेगा, दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। आरोपों की जांच के बाद जब दूसरा सदन इसकी सुनवाई के लिए बैठेगा तो संबंधित मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने बचाव के लिए या तो स्वयं उपस्थित होगा अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होगा। उस पर जो आरोप लगाए गए हैं इन सभी आरोपों का वह क्रमवार उत्तर देगा और उसके बाद फिर दूसरा सदन भी मतदान करेगा। कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि वह दूसरा सदन भी प्रस्ताव को पारित कर देता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त फिर राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा दिया जाएगा। अभी तक इतने लंबी अवधि में किसी भी निर्वाचन आयुक्त को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस प्रकार से पदच्युत नहीं किया गया है। इसमें भी शर्त यह है कि प्रस्ताव पेश करने से लेकर के पारित करने की प्रक्रिया तक यह पूरा काम संसद के एक ही सत्र में संपन्न होना चाहिए। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन रखी गई है ताकि कार्यपालिका अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से न हटा सके और यह कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहे। क्योंकि निर्वाचन आयुक्त के कार्यों से कोई परेशान होता है तो कार्यपालिका ही परेशान होती है। क्योंकि निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए और स्मूथ पोलिंग को ध्यान देते हुए जो निर्णय लेता है, कभी कभी कार्यपालिका को इससे परेशानी होती है। और यदि अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं या प्रादेशिक आयुक्त हैं तो प्रादेशिक आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को तब तक पद से नहीं हटाया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा जब तक कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसकी सिफारिश न करे। मतलब प्रादेशिक आयुक्तों तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को तभी पद से हटाया जा सकता है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। क्योंकि राष्ट्रपति से के द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है, इसलिए राष्ट्रपति ही इनको पद से हटा सकता है। इनकी अवधि, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि 6 वर्ष है या 65 वर्ष की आयु तक। यदि मान लीजिए कोई निर्वाचन आयुक्त 55 वर्ष की आयु में नियुक्त कर दिया गया तो वह 61 वर्ष की आयु तक काम करेगा। यदि मान लीजिए कोई निर्वाचन आयुक्त 62 वर्ष की आयु में नियुक्त किया गया तो वह केवल 3 वर्ष तक, मतलब 65 वर्ष की आयु तक ही काम करेगा, 6 वर्ष तक काम नहीं करेगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। आयु के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। यह संसद ने आगे कानून बना करके निर्वाचन आयुक्त की अवधि को निर्धारित किया है। और निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग को
आवश्यक मात्रा में कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा। देखिए, एक व्यावहारिक बात यह है कि भारत में एक बार यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में आ गया तो वह अपने आप को शहंशाह से कम नहीं समझता। वह अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र और सबसे उच्च समझता है। चाहे छोटा से छोटा कर्मचारी तो बड़ा से बड़ा कर्मचारी अधिकारी हो, वह अपने आप को सर्वेसर्वा हर मामले में समझता है। वह किसी की परवाह नहीं करता, न तो कोई नियम की, कोई कानून की, कोई व्यवस्था की, किसी की प्रक्रिया की कोई परवाह नहीं करता। लेकिन भारत में केवल एक चीज से हर सरकारी कर्मचारी अधिकारी भय खाता है। क्या है वह? निर्वाचन आयोग का आदेश। निर्वाचन आयोग ने कोई आदेश दिया, उसको कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, वह परेशान हो जाता है। और वैसे भी निर्वाचन का काम राष्ट्रीय कार्य है, इसलिए प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व है कि वह अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करे। किसी भी प्रकार की इसमें गड़बड़ी या लापरवाही को निर्वाचन आयोग बिल्कुल सहन नहीं करता, सीधे उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है। तो एक बार हम लोग इलेक्शन में गए थे तो एक कर्मचारी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भारत में कर्मचारियों को यदि नियंत्रित करना है तो निर्वाचन आयोग का आदेश होना आवश्यक है। एकमात्र निर्वाचन आयोग एक ऐसा आयोग है, एक ऐसी संस्था है जो कर्मचारी को पूरा नियंत्रण में रख सकता है और कोई दूसरा नहीं। अब थोड़ा सा विचार करें, निर्वाचन आयोग लंबे समय तक, मतलब कि 1950 से लेकर के 1989 तक एक सदस्य रहा। इस अवधि में मतलब कि लगभग 40 वर्षों तक निर्वाचन आयोग ने बहुत बढ़िया काम किया। उसने समय समय पर सभी निर्वाचनों का निपटारा किया, निर्वाचनों को संपन्न कराया। राजीव गांधी ने अपने शासन के अंतिम समय में, राजीव गांधी का शासनकाल था 84 से 89, तो उस अवधि में राजीव गांधी ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया और 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1 और 2 निर्वाचन आयुक्त। तो इस प्रकार से निर्वाचन आयोग अब 3 सदस्यीय हो गया। तो उसको नाम दिया गया, जो मुखिया होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और जो 2 अन्य होंगे उनको निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। अभी भी यह नामकरण है, यही भी पद का नाम है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त। उसके दिसंबर के उसके जस्ट बाद जब राजीव गांधी की सरकार हार गई और वीपी सिंह के नेतृत्व में नई सरकार बनी, तो उसने जनवरी 1990 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फिर से निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय हो गया। इसके बाद 1990 दिसंबर 1990 में टीएन शेषन निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, दिसंबर 1990 में। और आप पूरे निर्वाचन आयोग के इतिहास को देखिए, आज तक जितने भी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं, उन सब में टीएन शेषन का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि टीएन शेषन कानून और नियमों के मामले में बहुत ही कड़े थे, कड़क नेता, कड़क अधिकारी थे। उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने अपने लिए कोई नया कानून बनाने की मांग नहीं की। उन्होंने किसी भी रूप में कानून का अनुचित प्रयोग के बारे में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया। बस उन्होंने एक काम किया कि जो कानून है, उस कानून के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं, उन सब का ईमानदारी से पालन करवाना शुरू किया। और उन सब का ईमानदारी से पालन कराने का परिणाम यह हुआ कि पूरा देश के विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी, ये सब थरथराने लगे, क्योंकि भारतीय प्राय कानून के उल्लंघन में भी विश्वास करते हैं। तो इन सब की किसी की भी न चली, अकेला व्यक्ति पूरे देश को
हिला डाला था, बस कानून का ईमानदारी से पालन कराने के मामले में, और कुछ नहीं। अक्खर स्वभाव, किसी से भी लड़ सकता था, लेकिन चूंकि वह एक संस्था का प्रमुख था और संस्था का और एक संवैधानिक संस्था का प्रमुख होने के नाते उसमें इतनी हिम्मत थी और उसने पूरे सरकार को नचा दिया था। तब सरकार ने क्या किया, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार परेशान होने लगी टीएन शेषन के नियमों के कड़ाई से पालन करने के लिए, तो उसने निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों को कम करने के लिए निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय बना दिया। 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हो गई। टीएन शेषन को यह बात पसंद नहीं थी, तो जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, इनके साथ टीएन शेषन की बिल्कुल नहीं जमी। दोनों के बीच, मतलब कि 2 निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन, इनके बीच टकरार होने लगी। मामला पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा टीएन शेषन गलत है। संविधान कहता है राष्ट्रपति एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। मतलब निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो सकता है और बहुसदस्यीय होने के नाते 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति गलत नहीं है। हद तो तब हो गई जब 2 निर्वाचन आयुक्त थे। टीएन शेषन जब किसी सरकारी दौरे पर विदेश गए, तो विदेश दौरे में जाने के पहले उन्होंने प्रभार किसी को देना था, तो उन्होंने निर्वाचन आयुक्त में से एक को प्रभार नहीं दिया, जो उप निर्वाचन आयुक्त था उसको उन्होंने प्रभार दिया। यह टीएन शेषन का काम सही नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए टीएन शेषन के आदेशों को, उनके कार्यों को अनुचित माना, अवैध घोषित किया और आखिरकार बड़े टकरार के बाद टीएन शेषन ने इस चीज को स्वीकार किया कि निर्वाचन आयोग अब बहुसदस्य बन गया है। लेकिन वो जब तक थे 6 वर्ष तक रहे, दिसंबर 96 तक रहे, और इस पूरी अवधि में उन्होंने निर्वाचन क्या होते हैं पूरे देश की जनता को आभास करा दिया। अभी तक जितने भी आयुक्त हुए हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उन सब में बिल्कुल टॉप रैंक पर, बिल्कुल सर्वोच्च स्थान पर टीएन शेषन को रखा जा सकता है कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया। राजनीतिक दल थर्राने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे कार्यवाहियां शुरू की, विशेषकर निर्वाचन के दौरान, कि प्रत्येक कैंडिडेट एक निश्चित राशि खर्च करने की सीमा है। चुनाव खर्च की सीमा निश्चित की जाती है। तो ये जो हर दिन या हर दूसरे दिन हिसाब देने का कि आपने कितना खर्चा किया, कितने लोग उपस्थित थे, किन किन मतों में क्या क्या खर्चा किया, ये सब की लिखा पढ़ी जो आजकल होती है, ये सब टीएन शेषन ने शुरू करवाया था। पहले 1990 के पहले पूरे शहर की कहिए, गांव की कहिए, सबके पूरे दीवारों में इतने ज्यादा उनके पोस्टर्स, कैंडिडेट्स अपना पोस्टर चिपकाते थे, लिखते थे, पूरा ड्राइंग, पूरा शहर भर जाता था। ये सब टीएन शेषन ने बंद करवा दिया था। वैसे भी उनके बहुत ज्यादा कार्य हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए कम है। तो इस प्रकार से फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया कि निर्वाचन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और इतने बड़े देश का निर्वाचन कराना, जहां करोड़ों और अभी तो अरबों तक हो गई है मतदाताओं की संख्या, इतने बड़े देश में निर्वाचन कराना एक व्यक्ति के हाथ में ये पूरी जिम्मेदारी का होना उचित नहीं है। इसका बहुसदस्य होना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से 2 अक्टूबर 1993 को अध्यादेश के माध्यम से निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया और उसके बाद फिर उसको कानून का रूप प्रदान किया गया। देखें निर्वाचन आयोग के कार्य। सबसे पहले निर्वाचनों का पूरे देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी निर्वाचनों का निरीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन करना,
मतलब कि पूरे निर्वाचनों का संचालन करना, और यह भी देखना चुनाव निष्पक्ष हो, स्मूथ पोलिंग हो पूरे देश में, कहीं छोटे से जगह में भी नहीं। फिर दूसरा है निर्वाचक नामावली तैयार करना। निर्वाचक नामावली का मतलब मतदाताओं की सूची, निर्वाचन क्षेत्रवार, ये निर्वाचन आयोग का काम है। इसलिए प्रादेशिक स्तर पर या जिला स्तर पर जो भी कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, DRO। और उस कलेक्टर पर दोहरी जवाबदारी हो गई, एक तो कलेक्टर के रूप में काम करता है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है। और पूरे जिले में जो भी निर्वाचन हो रहे हैं, ये विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इनके लिए वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के लिए वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तीसरा है सदस्यों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को रिपोर्ट देना। जैसे जया बच्चन का केस आया था, लाभ के पद संबंधी मामला उठा था, तो ऐसे मामलों में जो लोकसभा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के पास जो शिकायतें पहुंचती हैं, या विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों के विरुद्ध जो शिकायत राज्यपाल तक पहुंचती है, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने संबंधित सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर विचार करने के लिए निर्वाचन आयोग को सूचित करते हैं। निर्वाचन आयोग पूरी इंक्वायरी करता है और इंक्वायरी करने के बाद संबंधित को इसकी संस्तुति भेजता है और उसके आधार पर राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यवाही करते हैं। तो निर्वाचन के बाद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग रिपोर्ट देता है और फिर राष्ट्रपति उसके अनुसार काम करते हैं। फिर है चुनाव रद्द करना। चुनाव आयोग का काम केवल चुनाव करवाना ही नहीं है, अपितु यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि चुनाव कराना संभव नहीं है तो चुनाव को वह रद्द भी कर सकता है। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले अभी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले भी जब पंचायत चुनाव हुआ था तो ग्राम पंचायतों में पंचों के लगभग 58,000 पद थे और इन 58,000 पदों में लगभग 20,000 पंचों का पद टीएमसी के उम्मीदवारों ने निर्विरोध रूप से जीता था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे उचित बात नहीं कही थी, इसे उचित नहीं माना था। ये हो ही नहीं सकता कि किसी प्रदेश में लगभग 1/3 पद निर्विरोध रूप से चुने जाएं। और अभी जब बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होने लगी तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए पूरे पंचायत चुनाव तक। तो इस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है। इसके बाद निर्वाचन तिथि, जब कभी भी कहीं पर निर्वाचन कराने की बात आती है तो निर्वाचन आयोग के परामर्श पर सरकार निर्वाचन तिथि तय करती है और जो निर्वाचन तिथि निर्वाचन आयोग ने सजेस्ट किया उसी प्रकार से तिथियों को निर्वाचन होता है। फिर कैंडिडेचर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात अभी सामने आई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण पर विचार करते हुए निर्णय दिया कि प्रत्येक मतदाता को यह अधिकार है कि वह जिस प्रत्याशी को चुनने वाला है उसके बारे में पूरा चरित्र, पूरी जानकारी मतदाता को होनी चाहिए। और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब कभी भी कोई व्यक्ति चुनाव में खड़े होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने बारे में आवश्यक जानकारी मतदाता को प्रदान करें। क्या जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहली बात, आपके विरुद्ध कौन कौन से आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं, एक। दूसरा, आपके विरुद्ध ऐसे कौन से आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं जिसमें 2 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है।
क्या आपके विरुद्ध आरोप पत्र तय किया जा चुका है? क्या कार्यवाही हुई है? पूरी जानकारी दीजिए। दो बातें हो गई। तीसरा, आपके पास, आपकी पत्नी या पति के पास जो भी, या आपके रिश्तेदारों या अपने निकटस्थ एक जिनके साथ आपके रक्त संबंध है, उनकी पूरी चल अचल संपत्ति का पूरा विवरण दीजिए। और फिर आपकी सरकार के प्रति देनदारियां आपके ऊपर है क्या? मतलब सरकार से आपने, सरकार या सरकारी बैंक से या कहीं से आपने कोई उधार कर लिया है क्या? या पटाया है कि नहीं पटाया है तो कितना नहीं पटाया है, कितना बचा है, देनदारियां। और फिर आपका शैक्षणिक योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता, इन सभी चीजों की जानकारी प्रत्येक अभ्यर्थी चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक शपथ पत्र बना करके इन सब का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करता है, और तब जाकर के ही कोई कैंडिडेट्स का नामांकन पत्र की जांच प्रक्रिया शुरू होती है। और अभी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आया कि जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कोई, जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, चुनाव में भाग ले रहे हैं, यदि मतदाता उनमें से किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं करता तो वह नोटा, नॉट, नन ऑफ द एबव वोट डाल सकता है। मतलब कि इनमें से किसी भी अभ्यर्थी को हम पसंद नहीं करते। नोटा वोट भी आजकल मशीन में, ईवीएम मशीन में लगना शुरू हो गया है। भले ही ये बात और है कि अभी तक इसके बारे में कानून नहीं बना है। मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को मत देने वालों की संख्या विजयी उम्मीदवार से भी ज्यादा हो गई तो क्या होगा? मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख मतदाता हैं, 10 लाख में से 6 लाख लोगों ने मतदान किया या 7 लाख लोगों ने मतदान किया। 7 लाख में से जो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिला उसको मान लीजिए 3 लाख वोट मिले, लेकिन नोटा में यदि मान लीजिए 3.25 लाख मत मिल गई तो क्या कोई भी उम्मीदवार विजयी नहीं होगा? लेकिन अभी की व्यवस्था के अंतर्गत 3 लाख जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो विजयी हो जाएगा, जबकि 3.25 लाख लोगों ने नोटा में वोट दिया है। इसके बारे में कानून बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद वयस्क मताधिकार का प्रावधान है भारत में कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक का हो चुका है, धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के भेदभाव के बिना मतदान करने का अधिकारी है। उसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जाता है। 1989 61वें संशोधन के पहले, 1989 के पहले भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संशोधन 1989 के द्वारा इस मतदान की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया है। और चुनाव प्रक्रिया जैसे प्रारंभ होती है, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ से लेकर के अंत तक, इस पूरी प्रक्रिया में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता। चुनाव समाप्त हो जाए, चुनाव संपन्न हो जाए, उसके बाद भले ही आप न्यायालय में जाइए, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती ताकि निर्वाचन सही ढंग से संपन्न हो जाए। तो निर्वाचन की प्रक्रिया में बाधा डालने का अधिकार न्यायपालिका को भी नहीं दिया गया है। और निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, वैसे जब निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन होता है, विशेष करके सेंसस के बाद, जनगणना के बाद, तो अलग से एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और वह परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करता है। और आखिरी बात, मत देना, मतदान करना एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। तो यह है भारत की निर्वाचन व्यवस्था। वैसे भारत में लोकसभा, विधानसभा, इन दोनों संस्थाओं के लिए निर्वाचन की सामान्य पद्धति है। सामान्य पद्धति का मतलब है जिसको अन्य की तुलना में अधिक वोट मिले वह विजयी होगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति निर्वाचित होगा। जितनी सदस्य संख्या है सदन की, उतने निर्वाचन क्षेत्र में पूरे देश को या प्रदेश को बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से
एक सदस्य का निर्वाचन होता है। इसे एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा विधान परिषद के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत पद्धति को अपनाया गया है। यह है निर्वाचन की व्यवस्था। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।